नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के बदले हुए पैटर्न के बारे में। जी हां, सीबीएसई ने मौजूदा हालात को देखते हुए, क्योंकि इस बार हम सब ने देखा कि रिजल्ट को लेकर कैसी खींचतान मची बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर। पहले तो एग्जाम्स का होना, फिर उनका रिजल्ट का आना। तो इस बार सीबीएसई ने कहा कि हम पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। तो अगला जो एकेडमिक ईयर होगा उसके लिए अभी से जो पैटर्न ऑफ एग्जाम्स है उसका ऐलान कर दिया गया है। और उसमें यह है कि अब 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए यानी जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं साल में 2 हिस्सों में लिए जाएंगे। 50% सिलेबस हर हिस्से में आएगा। नवंबर दिसंबर में पहला टर्म एग्जाम होगा और दूसरा टर्म एग्जाम होगा मार्च अप्रैल में। इन दोनों के नंबर को मिला के फाइनल रिजल्ट बनेगा और उसमें भी 3-4 अलग अलग कंडीशन है। मसलन स्कूल पहले टर्म में खुले रहे, दूसरे में बंद हो गए, दूसरे में खुले रहे, पहले में बंद थे, दोनों टर्म में बंद रहे या दोनों टर्म में खुले रहे। तो बोर्ड ने हर तरह की परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखा है। सिलेबस में भी कुछ हद तक कटौती की गई है और भी बहुत सारे फाइन प्रिंट्स हैं। आज उन्हीं की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नया पैटर्न आखिर किस तरीके से काम करेगा और छात्रों को इसे कैसे हैंडल करना है। तो आज मजेदार चर्चा होगी इस पर और उसके लिए कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। फादर जे कैरवालो जो कि डायरेक्टर हैं एंजल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के, नई दिल्ली से हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रीति क्वात्रा जो डायरेक्टर हैं पीटल्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की, आप भी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिल्पा सिंह हेड स्टूडेंट एंगेजमेंट mindler.com और साथ हैं वृद्धि मनचंदा जो कि 12वीं क्लास की विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बड़ी गेस्ट लिस्ट है हमारे सामने, लेकिन शुरुआत हम उन्हीं से करना चाहेंगे जो सबसे जूनियर है, क्योंकि ये सब कुछ फेस उन्हें करना है। यानी वृद्धि से। वृद्धि, ये जो नया पैटर्न अनाउंस हुआ है इस साल आपने देखा कि कितनी खिचड़ी पक गई थी, उसके बाद एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस हैं। कैसा लगा आपको ये पैटर्न? मैं जो सीबीएसई ने कल सर्कुलर निकाला है, मैं उसे बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हूँ। जो सीबीएसई की सारी पॉलिसीज़ हैं मेरे को बहुत अच्छी लगी। हमारी जो कोविड की 3rd वेव आएगी वो आएगी भी या नहीं आएगी इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। इस अनसर्टन सिचुएशन में भी सीबीएसई हमारी पूरी हेल्प करना चाहते हैं एंड वो हमारे 2 एग्ज़ाम्स लेंगे एंड 50% सिलेबस की वजह से ये एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हम ऑलरेडी भी 50% सिलेबस मिड टर्म में देते थे एंड 100% सिलेबस फाइनल्स में आता था। अब जब 50% सिचुएशन हो गई है, मेरे को लगता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल ही है। एंड लास्ट ईयर जैसे हुआ था हमारे सीनियर्स के साथ, उनके साथ बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं था क्या होगा। 6 मंथ्स तक उनके साथ वो पोस्टपोन होते गए थे उनके एग्ज़ाम्स एंड एंड में जाके कैंसिल हो गए थे। एटलीस्ट अब हमें क्लियर है कि क्या होगा एंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा सर्टन है। स्कूल्स के पास भी प्रिपेयर करने के लिए 5 मंथ्स अभी भी हैं। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होंगे वो नवंबर दिसंबर में होंगे एंड उसमें भी अभी 5 मंथ्स बचे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है हमारे पास इनफ टाइम है 50% सिलेबस करने के लिए एंड उसके बाद भी हमें सिर्फ 50% सिलेबस ही करना होगा। तो मैं इस पॉलिसी को पूरा अच्छे से बहुत बढ़िया। तो अनसर्टेनिटी किसी को भी पसंद नहीं है और स्टूडेंट स्वागत कर रहे हैं इस बात का, इस नए पैटर्न का। और सबसे बड़ी बात की सर्टेनिटी है, हमारे सामने चीजें निश्चित हैं। फादर कैरवालो, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अनसर्टेनिटी का तो एक फैक्टर अपने आप में हो गया कि चीजें सर्टेन हो गई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस तरह से डिवीजन किया गया है टर्म 1 और टर्म 2, दिस इज द बेस्ट वे। ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, पर स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि बाहर से आसान दिखता है, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये जो असेसमेंट होगा इट विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट असेसमेंट। इसमें अभी यूजुअली को जैसे मार्क मिलेगा, बिकॉज OMR एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको मार्क्स वही मिलेगा जो लाइक है। 1% ज़्यादा 1% कम नहीं मिलेगा। करने में समझने में तो अच्छा है, पर CBSE के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इट्स वेरी रेलेवेंट सिस्टम है और वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। उसके लिए सब लोगों से CBSE को बधाई होनी चाहिए, बिकॉज इट्स ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम और इस कंडीशन पे बहुत रेलेवेंट भी है। पर स्टूडेंट्स को नहीं समझना चाहिए कि हमारा काम वैसे नहीं होगा, बिकॉज एग्जामिनेशन MCQ मतलब उसमें एप्लीकेशन बेस बहुत रहेगा एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरफ से तैयारी करनी पड़ेगी, जो हम चाहते हैं कि परीक्षा सही में सही परीक्षा हो।
तो प्रीति जी, स्कूल्स के लेवल पे स्टूडेंट्स वाली बात तो हम आगे करते हैं। जो फादर ने सवाल यहाँ पर दिया कि स्टूडेंट्स को थोड़ा अपना टैक्टिक्स बदलना पड़ेगा या चीज़ों को देखने का तरीका बदलना होगा, लेकिन स्कूल के लेवल पे आपके लिए कितना मुश्किल, कितना आसान होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, इस बार सीबीएसई ने थोड़ा सा मेस होने से बचा लिया कि पहले से ही बच्चों को आगाह कर दिया कि किस तरह से उन्हें पेपरों की प्रिपरेशन करनी है। एटलीस्ट बच्चों के लिए ये थोड़ा सा सुखद सिचुएशन है, बिकॉज 10वीं के बच्चे जिन्होंने कभी आज तक बोर्ड एग्जाम दिए ही नहीं है, ना ही वो प्रिपेयर थे इस पैंडमिक की वजह से, क्योंकि 2-2.5 साल हो गए हैं बच्चे घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। 10th के बच्चे तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। उनके लिए तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आराम से स्ट्रेस फ्री होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं और 2 पार्ट में अपने असेसमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन हो गई है। लेकिन अगर हम स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग बहुत टेंस्ड हैं, बिकॉज हमारे लिए भी पहली बार ऐसा होगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स का मतलब है कि बच्चे सेंटर्स पे जाते हैं, बच्चे सबके साथ बैठ के नई सिचुएशन में, नए इन्वायरमेंट में टेस्ट देते हैं और सबको एक ही तराजू में रखकर करा जाता है। ऑनलाइन में बहुत चैलेंज रहता है, बिकॉज बहुत कभी कभी इंटरनेट का इशू आ जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों के घर में लैपटॉप नहीं है, कुछ घरों में एक से ज़्यादा बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देंगे, उन घरों में लैपटॉप की प्रॉब्लम आएगी, मोबाइल से ये पेपर्स देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को मिलकर बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि इसको सही तरीके से बिना किसी दिक्कत के साथ इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, बट इसके लिए हम लोगों को सतर्क और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। टीचर्स को समझाना पड़ेगा बच्चों को कैसे ओएमआर शीट पे लिखना है, कैसे उसको स्कैन करना है, अपलोड करना है, और एट द सेम टाइम बच्चों के साथ भी, क्योंकि कुछ बच्चों ने इस ऑनलाइन क्लासेस का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया है। सिर्फ ऑन करके ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हैं कैमरा बंद करके कि हमारा इंटरनेट फ्रिक्वेंसी कम आ रहा है, अब ये नहीं चलेगा। तो बच्चों को भी समझना पड़ेगा ये कोई मजाक नहीं है, ये उनके भविष्य का सवाल है। और स्कूल्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज ये भी फर्स्ट टाइम स्कूल के लिए 100 ईयर्स में होगा कि घर बैठ के बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। तो आई थिंक ये दोनों ही तरफ से चैलेंजिंग रहेगा, एंड स्कूल विल ट्राई देयर बेस्ट टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली। जी, तो मैं दर्शकों को यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो मैम बात कर रही हैं उसमें थोड़ी क्लैरिटी और दे देता हूं कि घर से एग्जाम देना है तो नहीं, 4 अलग अलग यहाँ परिस्थितियों का आकलन किया गया है। क्या टर्म 1 में या टर्म 2 में पूरी तरह से स्कूल खुले रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहा, कोरोना कंट्रोल में रहा, तो आपको जाके स्कूल में या फिर सेंटर्स पे एग्जामिनेशन देना पड़ सकता है। नंबर 2, टर्म 1 में आपका स्कूल खुला लेकिन टर्म 2 आते आते बंद हो गया, सिचुएशन बिगड़ गई, तो फिर पहला एग्जाम तो स्कूल में हो गया, लेकिन दूसरा एग्जाम जो कि बेसिकली होगा लिखित प्रश्न उत्तर वाला, जैसा स्टैंडर्ड एग्जाम होता है जहां पर छोटे बड़े सभी तरह के क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो फिर वो आपको घर से देना होगा। इन दैट केस वो घर से नहीं हो सकता, मतलब घर पे आप वैसा पैटर्न नहीं दे सकते, तो ओएमआर शीट वाला पैटर्न आ जाएगा। नंबर 3, टर्म 1 हो गया और टर्म 2 नहीं हो पाया, देन वेरी क्लियर कि ठीक है आपने पहले स्कूल में दे दिया, अगला, और दोनों ही टर्म में बंद रहे तो दोनों ही एग्जाम घर पे। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो शिल्पा जी, यहाँ पर जैसा हमने बताया कि हर परिस्थिति के लिए एक उन्होंने प्रिपरेशन या सॉल्यूशन तैयार कर रखा है। अब मैडम ने भी जैसा कहा कि भाई दोनों एग्जाम अगर घर पे ही होते हैं तो वाकई में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि घर पे आप कैसे करेंगे, इंटरनेट का कनेक्शन, ये वो, इन्विजिलेटर क्या हर घर पे बिठाएंगे, तमाम चीजें हैं। तो क्या थोड़ी ट्रिकी होगी सिचुएशन अगर सब कुछ बंद रहता है? खुल गई चीजें तो बड़ा अच्छा दिख रहा है ये पैटर्न, लेकिन अगर चीजें नहीं खुलती हैं तो थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन होगी। देखिए, ट्रिकी सिचुएशन इसलिए होगी अगर हम एग्जाम्स को मॉडरेट या प्रॉक्टर नहीं करेंगे, और हमें सीबीएसई को ये सोचना पड़ेगा एक सिस्टम जिसमें ये मॉडरेटेड एग्जाम हो, जो होते हैं दुनिया में हर जगह जहाँ पे भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कुछ जगह स्कूल्स में किया गया है और कंट्रीज में, तो ये पॉसिबिलिटी तो 100% है हमारे पास। और एक जो सबसे बड़ी एडवांटेज जो इसमें आती है, यस ऑफ कोर्स, वो सारे चैलेंजेस जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इंटरनेट स्पीड, कंसिस्टेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स 100% होंगी। तो ये थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, बच्चों ने जैसे अब हैंडल किया है उनको टेक्नोलॉजी, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स, एवरीवेयर एल्स, वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आएगा। लेकिन एक जो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें आई है वो ये है कि वो जो कंसिस्टेंट प्रोसेस है, जो आपके पास असाइनमेंट्स हैं, जो आपका प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपका रेगुलर होमवर्क है, जो आप वो कर रहे हैं, वो आपको ऑलरेडी पूरे साल बोल्स्टर करता रहेगा। तो सिर्फ वो एग्जाम का इशू लेके
वो अगर हम प्रॉक्टर्ड प्रोसेस एंड यस ऑफ कोर्स वेरी ह्यूज इशू ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हम एड्रेस कर सकते हैं, दिस इज वेरी डूएबल एंड इट इज वेरी वेलकम एक्चुअली। राइट तो वृद्धि, अगर मान लीजिए कि आपको ऑनलाइन एग्जाम ही देना पड़ जाए, मतलब जैसे अभी फादर कह रहे थे कि तब थोड़ा सा एग्जाम अलग हो जाता है, एक आप डिटेल क्वेश्चन आंसर लिखते हैं और एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी जो एंट्रेंस एग्जाम है उनमें वो पैटर्न होता है, तो क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा टफ होगा? मेरे को ऐसा लगता है हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में टफ़ हो, जैसे कि अगर सपोज़ मैथ्स का एग्ज़ाम है या फिर अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है, उसमें थोड़ा सा टफ़ हो सकता है क्योंकि हमें पहले बहुत ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस एंड उसके बाद हम एक आंसर पे आएंगे। जब पूरे आंसर्स लिखने होते हैं, जब लॉन्ग आंसर वाला पैटर्न होता है, तब तो ये होता है ना कि हमें स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर हमारे सारे स्टेप्स ठीक हैं एंड एंड में हमारी कैलकुलेशन की गलती हो गई तो उसका नहीं, उसमें एमसीक्यू थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे चला जाता है। राइट ठीक है, तो अपना अपना बच्चों का भी असेसमेंट है कि ये कैसे होने जा रहा है कैसे नहीं। शिल्पा जी से इस पे हम थोड़ा सा और आगे जिक्र करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले फादर कारवेलू आपके पास आते हैं कि अब यहाँ पर यह है कि अगर पहली दो कंडीशन मीट होती है, मतलब ठीक ठाक रहा, बच्चे स्कूल तक जा सके या सेंटर तक जा सके, तो जो पेपर है वो बोर्ड बना के भेजेगा, आपको एग्जामिनेशन लेना होगा और इन्विजिलेटर भी हो सकता है कि बोर्ड अपॉइंट करे जो आके ध्यान रखे कि परीक्षा सुचारू रूप से हो रही है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे की स्थिति को आप कैसे डील करेंगे? लेकिन OMR एग्जामिनेशन सिस्टम में ना कॉपिंग करने का कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके पास OMR जो पेपर डिज़ाइन होगा ये टाइम बाउंड डिज़ाइन होता है, आप ज़्यादा टाइम ले भी नहीं सकते हो उसमें। दूसरा है एग्जामिनेशन की ऑथेंटिसिटी जो बोलते हैं ना, उसमें OMR में बहुत अच्छा, देयर इज़ अ ग्रेटर चांस टू मेक इट ऑथेंटिक, क्योंकि जो पेपर का डिज़ाइन जो रहेगा उसको अच्छी तरफ से बता सकते हैं कौन सा लेवल बच्चा कौन सा क्वेश्चन आंसर कर सकता है, आंसर नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को वैसे तो अभी से डर लगे, पर ट्रूली अंडरस्टैंडिंग ये OMR सिस्टम एग्जामिनेशन फॉर ऑथेंटिक एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। पर प्रॉब्लम यही है कि इन्विजिलेटर का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड OMR सिस्टम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई उसका कॉपिंग करने का ना बोलने का कम होता है, क्योंकि क्या होता है CMR जो MCQ क्वेश्चन तैयार करते हैं उस हज़ारों लाखों क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, तो सब बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं जा सकता। सो फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन OMR इज़ द बेस्ट सिस्टम अवेलेबल, और उसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास एग्जामिनेशन पेपर पब्लिश हो गया और आपने आंसर कर दिया, उसको आप अपलोड कभी भी कर सकते हो, क्योंकि अपलोड के प्रॉब्लम नहीं, अपलोड जब इंटरनेट आएगा तब भी अपलोड कर सकते हो, पर उसमें टेक्नोलॉजी, इसके लाइव टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं है। सो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड थिंग। पर मुझे लगता है द होल प्रॉब्लम नाउ इज़ जो देहातों में लोग हैं जिनके पास सब सुविधाएं नहीं हैं, ये लोग विल दे बी प्रिपेयर्ड, ये बच्चे उसके लिए तैयार होंगे कि हमारे स्टेट स्कूलों में ऐसी सुविधाएं हैं, जो गरीब बच्चों को इसी तैयारी होगी क्या नहीं होगी। ये मुझे लगता है मेट्रोस में प्रॉब्लम नहीं होगा, टायर 1 टायर 2 में स्कूल प्रॉब्लम में, एक बार देहातों में डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है कि बच्चों को तैयारी करना मुश्किल है। जी ठीक है, अब ये जैसे जैसे अनफोल्ड होगी स्थिति हमें पता चलेगा, और कुछ नहीं से कुछ निश्चितता तो बेहतर है। कुछ प्रॉब्लम्स शायद बनी ही रहेंगी, लेकिन उसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इंटरनल असेसमेंट पर भी काफी सारी बातें कही गई है इन गाइडलाइंस के अंदर, और साथ में कि रिजल्ट कैसे तैयार होगा उस पर भी बात कही गई है। इनफैक्ट जो पहली परीक्षा होगी उसका तो रिजल्ट उसी दिन, यानी टर्म 1 का रिजल्ट शाम होते होते वेबसाइट पर आ जाएगा, इस तरह की बात कही गई है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली परीक्षा होगी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन छोटी छोटी बातों पर और डिस्कशन करेंगे, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न आया है जो कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए होगा, ताकि कोरोना से अगर किसी तरह की दिक्कतें पैदा हो तो एक बेहतर तरीके से पूरा ये साल निकाला जा सके और बच्चों को रिजल्ट के लिए परेशान ना होना पड़े। तो फटाफट कुछ और बातों को भी हम यहाँ पर तुरंत देख लेते हैं। तो हमने कहा था कि हम शिल्पा जी से पूछेंगे। शिल्पा जी, क्विकली हमें ये बताएं कि अब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे तो क्या बच्चों को थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक भी उसी हिसाब से बननी चाहिए कि बच्चे उस तरह की प्रैक्टिस करें? देखिए, टेक्स्ट बुक्स हमारी ऑलरेडी उस हिसाब की पढ़ाई के लिए रेडी हैं। जो बच्चों को पढ़ने का तरीका है वो डेफिनेटली थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी, लेकिन आप ये देखिए कि जो बच्चे कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं वो इसलिए नहीं सिर्फ परफॉर्म करते अच्छा क्योंकि उनका इंटेलिजेंस लेवल अलग है या कुछ है, वो बच्चे भी होते हैं। लेकिन जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं वो इसलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंट पढ़ाई करते हैं पूरा साल। और ये बच्चों को याद रखना और ये बच्चों को समझना बहुत जरूरी है कि आप अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे पूरा साल तो ना ही सिलेबस बहुत बड़ा लगेगा, ना ही आपको वो ओवरवेलमिंग सिचुएशन होगी, ना ही आपको वो एंजाइटी होगी। और आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दैट इज द एलिमेंट, वो ट्रिकी पार्ट आ जाता है। अगर आपको अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है आपके तो आप आंसर भी करेक्टली कर पाते हैं। So that's the main thing, consistency. It's the same thing. आप आगे जाके लाइफ में भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे वर्क प्लेस में। ये तो नहीं होगा कि एक ही टाइम के उसके ऊपर आपका। तो बच्चों को अपने फंडामेंटल क्लियर रखने पड़ेंगे और प्रिसाइज आंसर देने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये होता है कि आप लिख दीजिए, ठीक है थोड़ा मैच हुआ तो 10 में से 5 नंबर, ज्यादा हुआ तो 7 नंबर, हुआ तो पूरे 10, लेकिन यहां या तो पूरे नंबर या 0 नंबर, ये थोड़ा सा रहता है जरूर। फादर, इसके अलावा एक चीज है कि इंटरनल असेसमेंट को लेकर बड़ी सारी गाइडलाइन दे रखी है कि कम से कम 3 पीरियोडिक टेस्ट आपको 9th और 10th वाली क्लासेस में लेने होंगे। स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल, बोलने सुनने की जो गतिविधियां, ये सब आपको शामिल करना है। तो ये जो इंटरनल मार्किंग का सिस्टम है 9th, 10th, 11th, 12 दोनों के लिए, इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि काफी कुछ गाइडलाइन है इसके अंदर? जी हाँ, उसको तो ज़रूरी होता है क्योंकि कंटिन्यूस असेसमेंट तो ज़रूरी है। एक तरफ से ना सीबीएसई को एक तरफ से डर लग रहा है कि एग्जामिनेशन सिस्टम जो प्रमोशनल फाइनल एग्ज़ाम जो है उसके ऊपर सीबीएसई पूरा फुल वेटेज उसको नहीं देना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसमें थोड़ा लोग बच्चे अटक रहे हैं। इसलिए इट इस एडवांटेज ले रही है, फैक्टर कर रही है जो साल में बच्चों ने पढ़ाई किया। और दूसरी बात में मैं उसको ये भी बोलना चाहता था कि अभी जो एमसीक्यू क्वेश्चन अगर उसकी जितना भी वेटेज हो उसको आंसर करने के लिए बच्चे को जो अभी चलता है टेक्सचुअल मेमोरी में काम नहीं चलेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग की सख्त ज़रूरी पड़ेगी। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो ट्रूली एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं स्टैंडर्ड, ये तो लीनियर नहीं होते, 2, 2, 4 वैसे थोड़ी होती है। इसको नॉन लीनियर क्वेश्चनिंग होता है, इसलिए मन चलाने का एप्लीकेशन बहुत जरूरी होते हैं। तो बच्चों को बहुत जरूरी होगी अभी अच्छी तरह से समझना। राइट। तो वृद्धि, आप मुझे बताइए कि अब चूंकि पढ़ाई तो हो रही है घर बैठे, अभी स्कूल खुलने का कुछ ऐसा सिनेरियो दिख नहीं रहा है। हम समझ सकते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो उतनी प्रिसाइज नहीं होती जो आपकी एक क्लासरूम में आपको बैठ के समझ में आता है एक फोकस तरीके से, लेकिन जो आपके ओमार वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग मांगते हैं। आपको लगता है थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में? जो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है उसके लिए ठीक है, लेकिन एक एवरेज बच्चे के लिए थोड़ी दिक्कत हो? बोलिए वृद्धि। हाँ जी, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे हमारे स्कूल लोटस वैली इंटरनेशनल में हमें बहुत ज़्यादा, हमारा जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म होता है वो हमें एक एमसीक्यू असाइनमेंट देते हैं। ये सिर्फ सीबीएसई की, मतलब जब सर्कुलर आया है उससे पहले से ही हम स्कूल में ऐसे ही करते हैं। तो हर एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी ही इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हर मतलब टॉपिक जैसे ही ख़त्म होता है इंटरनल असेसमेंट्स के बजाय भी हमारी वर्कशीट्स एमसीक्यू बेस्ड फोकस करती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे ही एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते रहेंगे हर एक टॉपिक के बाद तो वो ठीक से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम
कंसिस्टेंट। तो मेरी शुभकामनाएं आपको और आपके जैसे तमाम स्टूडेंट को वृद्धि, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यही है कि प्रैक्टिस जो है उसको उस तरीके से मॉडिफाइड करना पड़ेगा। हर पढ़ाई या हर लेक्चर के बाद उस तरह की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस बच्चों को करानी पड़ेगी। लेकिन जैसा हमने शो के शुरू में कहा था कि सबसे बड़ी बात है सर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हर चीज को खत्म करती है। तो सीबीएसई बोर्ड ने यहां पे एक सर्टेनिटी लाने वाला काम किया है। अब उसमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर शायद थोड़ी सी और बारीकी से चीजें देखनी होंगी, थोड़ी चीजों को बदलना होगा, तौर तरीके बदलने होंगे। लेकिन एक निश्चितता आती है तो चीजें साफ दिखाई देती हैं। तो बहरहाल सभी छात्रों को शुभकामनाओं के साथ हम अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करेंगे और देखते हैं कि इस पैटर्न के साथ छात्रों के लिए कितनी सहूलियतें बढ़ती हैं और वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। नमस्कार।